अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में खुश आमदीद। मैं हूँ आमना जंजुआ। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार रऊफ क्लासरा। आज के टॉपिक्स की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले तहरीक इंसाफ की क़यादत एहतजाज से पहले आमने सामने आ गई। एक दूसरे पर संगीन इल्ज़ामात। सेनेट इलेक्शन में टिकट देने पर भी फड्डा। आलिया हमजा के खिलाफ सलमान अकरम राजा और शेख वकास अकरम खुलकर बोल पड़े। क़यादत में पड़ने वाली फूट पर हुकूमत खुश। एहतजाज 5 अगस्त को होगा या 90 दिन के बाद। इन तमाम मामलात पर सीनियर तज्जियाकार मुनीब फारूक से तफसीली गुफ्तगू होगी। इसके अलावा अवाम पर 15 दिनों में दूसरी बार पेट्रोल बम गिरा दिया गया। चीनी के बाद पेट्रोल भी अवाम की दस्तरस से दूर हो गया। अवाम की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। हर चीज़ महंगी। हुकूमत महंगाई का तूफान रोकने में नाकाम। इस अहम इशू पर भी आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने हैरत अंगेज तौर पर शहबाज हुकूमत के $300 मिलियन शुगर इम्पोर्ट के फैसले पर सवालात उठा दिए। फवाद हसन फवाद को शहबाज हुकूमत के फैसलों पर खामियां क्यों नजर आने लगी। इसके साथ ही पब्लिक अकाउंट्स और फाइनेंस कमेटियों में भी शुगर इम्पोर्ट के फैसले पर शदीद रद्द अमल आया। क्या इस इम्पोर्ट का फ़ायदा शरीफ ख़ानदान की शुगर मिल्स को देना था, इस पर भी तफसीली गुफ्तगू होगी। इसके अलावा PIA को बड़ा रिलीफ मिल गया। यूरोपीय यूनियन के बाद बरतानिया ने भी परवाज़ों पर पाबंदी उठा दी। बानी PTI के लिए एक और मुश्किल। वज़ीर दिफा ने पाबंदी की वजह से PIA को होने वाले नुकसानात पर कार्रवाई करने का अंदिया दे दिया। इस पर भी आज के प्रोग्राम में तफसीली गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार मुनीब फारूक ने। वेलकम टू द शो सर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुनीब फारूक साहब बताइएगा कि PTI ने एहतजाज की कॉल दे रखी है और उससे पहले ही हम देख रहे हैं कि PTI के लीडरान के दरमियान लड़ाई पड़ गई है, आपस में ही गुत्थम गुत्था हो गए हैं, जबकि ऐसी सिचुएशन में तो उन्हें हुकूमत से निपटने के लिए हिकमत अमली तैयार करनी चाहिए थी। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए ये मेरे ख्याल में एक कॉमन सा एक एलिमेंट है ये PTI के अंदर खास तौर पर, क्योंकि इमरान खान साहब एक कदावर शख्सियत हैं और वो इस वक्त जेल में हैं। उनकी एक्सेस नहीं है, बाहर किसी को पता नहीं है कि हालात क्या है और क्या होने जा रहा है। लिहाजा ऐसी सूरत हाल में जो सिचुएशन बनी हुई है, ग्रुप्स बने हुए हैं पार्टी के अंदर, ग्रुप बनती है, एक दूसरे की टांगें खींची जा रही है और उसी का जो एक हमारे सामने जो एक डिस्प्ले है वो है कि पार्टी के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो पार्टी के एक चीफ ऑर्गेनाइजर के खिलाफ इतनी बरहमी का इजहार कर रहे हैं। शायद उन्हें अपने गुस्से पर खुद कंट्रोल नहीं था। आज वो उसके ऊपर फायर फाइटिंग करते हुए नजर आए कि मैं आलिया हमजा साहबा के साथ बैठूंगा, मामलात को देखेंगे। ये कोई तरीकाकार तो नहीं है, कोई भी पार्टी इस तरह नहीं चलती। ठीक है, बिहाइंड क्लोज डोर्स आप जरूर तलखी भी हो जाती है, लहजे भी तुर्श हो जाते हैं, लेकिन जो तरीकाकार अपनाया गया है वो बड़ा अजीब है और बड़ा ही तशवीशनाक है जो हुकूमत की तरफ से ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उसकी जानिब से अपनाया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका मुनीब साहब, आपने ज्वाइन किया सर। जी सर। अभी आप देख रहे होंगे सलमान अकरम राजा साहब जो है, जैसे आपने कहा कि आज उन्होंने फायर फाइटिंग की कोशिश की है, क्या वजह है कि हर दफ़ा सलमान अकरम राजा साहब कम्स अंडर फायर फ्राम द लेडीज़, स्पेशली PTI की। पहले हमने देखा बुशरा साहबा ने बड़े उनकी शदीद तरीके से, जब वो लास्ट ईयर नवंबर में उनका जलसा जुलूस आया था और पार्टी जो है उस पर कोई खातिर खा नतायज नहीं दे सकी थी, उस वक्त भी सलमान अकरम राजा साहब को बल्कि गाली की हद तक बातें की गई थी। बाद में भी हमने देखा है कि ये उन पर बातें होती रहती हैं, वो भी लड़ते भिड़ते रहते हैं। अब देखा है कि आलिया हमजा साहब और उनका मसला हो रहा है, पार्टी पे ग्रिप वो कायम कर नहीं सके सलमान अकरम राजा साहब। तो इमरान खान साहब ने क्या सोच के उनको पार्टी के मामलात दिए थे कि अगर उनसे ये छोटे मोटे ये सारे इश्यूज ही नहीं हल हो पा रहे सर, जब से बने हैं कोई ना कोई वही फायर फाइटिंग का जो लफ्ज आपने यूज किया है वही हो रही है सर। इसके अंदर जो इशू ये है कि मेरे जो अलीमा खान साहिबा हैं वो इमरान खान वो सलमान अकरम राजा साहब की एडवोकेट हैं मैं अगर ये कहूँ, और वो उनको सपोर्ट करती हैं। अलीमा खान साहिबा पसंद नहीं करती गंडापुर साहब को। अलीमा खान साहिबा की बहरहाल अपने भाई के पास एक्सेस है और वो एक्सेस ना बंद होती है ना उनके भाई अपनी बहन को आने से मना कर सकते हैं, लेकिन अलीमा खान साहिबा की अपनी भावत से भी नहीं बनती। और जो अभी रिसेंटली अगर आप देखें जो मशाल यूसुफजई को टिकट मिला है वो चेकमेट है जो बुशरा बीबी साहिबा ने दिया है टू अलीमा खान साहिबा कि आप ये बातें कर रहे थे भाई ठीक है, तो ये मेरी जो एक रिकमेंडी है उसको टिकट मिला है सेनेट का। और आप देखिए ना कि ये लड़ाई, खानदानी लड़ाई, भावज और नंद की लड़ाई और फिर उसके साथ जो मुल्का लोग हैं उनकी लड़ाई बड़े अजीब उसकी शक्ल बन गई है। राजा साहब
जब तक प्रैक्टिस में थे राजा साहब बिल्कुल बड़े अच्छे दलाइल देते हैं, बड़े नामवर वकील हैं, अदालत के अंदर बड़े अच्छे तरीके से बोलते हैं। लेकिन जो गुज़िश्ता रोज उनका जो रवैया था वो किसी सियासी जमात के अंदर इस तरह नहीं होता कि आप थ्रू मीडिया आप किसी के साथ किसी को ये कह रहे हैं कि आपकी जुर्रत कैसे होगी, मैं देख लूंगा, मैं ये कर दूंगा। ये तो लगता है ऐसे जैसे कुछ स्कूल का हेडमास्टर बोल रहे हैं। बिल्कुल मतलब ऐसे कोई एक अगर आप पूरी पार्टी को अब अलाउ मी टू से इस तरह से मिलिटराइज कर देंगे या पुलिसिंग शुरू कर देंगे पार्टी के अंदर और बिहेवियरल इश्यूज जो हैं उनको देखना शुरू कर देंगे तो फिर क्या है, ठीक है पार्टी डिसिप्लिन होता है, मीडिया में बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई गुस्सा करे या इस तरह की गुफ्तगू मैंने बैरिस्टर गौहर खान साहब को तो करते नहीं देखा, शायद वो भी तलखी में आ जाते होंगे। लेकिन जो तरीकाकार अपनाया गया राजा साहब की तरफ से वो जाहिर करता है कि राजा साहब को एक एडेड एडवांटेज है। वो तो अपने साथ बैठे हुए चेयरमैन को भी बातें सुना जाते हैं कि जी मुझे नहीं अंदर ले जाने दिया गया और ये चले गए और इनका जाना 12 दिन का इस्तेकाक है, ये चेयरमैन है, आपको याद ही होगी वो प्रेस जी जी बिल्कुल। तो ऐसी सूरत हाल में बड़ा ही अजीब सा एक माहौल है। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है जनाब राजा साहब के खान साहब बाहर नहीं है और वो ये कहते हैं कि मैं ना किसी को आने से रोकूंगा, ना मेरे पास को अगर आता है तो मैं उसे कहती हूँ कि मुझे पास तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती। दूसरा मसला खान साहब की अपनी टेम्परामेंट का भी है। खान साहब जो उनके बारे में नॉर्मली कहा जाता है कि वो मर्दम शनास नहीं है। दूसरी बात जो उनके बारे में कही जाती है कि जिसे हम आमतौर पर कहते हैं कि जी कानों का कच्चा होना, मतलब जिसने पहल कर दी, जिसने उन्हें जिस तरफ लगा दिया, आज इस चीज के फजाइल बयान कर दिए तो उन्होंने कहा जी ये कमाल हो गया, कल किसी और चीज के कोई आगे फजाइल बयान कर देगा, उन्होंने कहा ये जो पहले कहा ये गलत है, ये ठीक है। सो ये उनकी टेम्परामेंट के अंदर भी मामला आता है। अच्छा, अभी आपने मिसाल यूसुफजई साहिबा की बात की, बड़ी अहम। हम ये देखते हैं कि माजी में मिसाल की वजह से 2-3 बड़े मसले पैदा हुए थे। अली अमीन गंडापुर साहब ने उनको बरतरफ किया था, वो समझते थे कि उनकी वजह से कोई उन्होंने स्टेटमेंट दिए थे, गलत फहमियाँ पैदा हुई थी। और फिर हमने देखा मरियम ये वट्टू साहबा जो हैं, बुशरा साहबा के बयान है, उन्होंने भी अगर मुझे ठीक याद पड़ता है उन्होंने भी कुछ सवालात उठाए थे कि मिसाल पे कि इन्होंने गलत फहमियाँ ज़्यादा पैदा की हैं। फिर अलीमा खान साहबा को हमने देखा, उन्होंने भी जैसे आप कह रहे हैं उन्होंने भी बातें की। लेकिन बुशरा साहबा जो हैं उन्होंने इनको टिकट लेकर दिया है जो लग रहा है कि वो इनकी बैक पे हैं। वो जो कहते हैं कि एक ही गोली से 2 परिंदों का शिकार करना, तो बुशरा साहबा ने वही कुछ किया है कि उन्होंने अलीमा खान साहबा को भी एक मैसेज भेजा है और उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब को भी भेजा है कि जनाब कि आपकी इन तमाम मुखालफत के बावजूद सेनेट का टिकट उन्हीं को दूंगी मैं या दिलवाऊंगी। बिल्कुल। और मैं आपको अभी भी बड़े यकीन से बता सकता हूं कि इमरान खान साहब का मुकम्मल एतकाद है अपनी अहलिया पर अभी तक, कि उनको लगता है कि उनकी अहलिया इतनी डेप्थ रखती है अपनी तमाम तर इबादात के अंदर, और वो इतनी उनके अंदर रूहानियत इतनी ज़्यादा है कि वो उनको तमाम मसाइल से निकाल कर दोबारा वज़ारत उज़्मा के मनसब पर पहुँचाएंगी। ये बिल्कुल इमरान खान साहब का बिलीफ है। अगर वो अपनी अहलिया पर ये बिलीफ रखते हैं, मैं किसी और एलिमेंट को नहीं इस वक्त हाईलाइट कर रहा, तो ये बड़ी अच्छी बात है। अगर उनको कॉन्फिडेंस है अपनी बेगम की बसीरत के ऊपर, सियासी बसीरत के ऊपर या उनकी फैसला साजी पे, तो ये बहुत बड़ी बात है। लोगों को इससे सीखना भी चाहिए। वो इमरान खान साहब अपनी अहलिया की बात को रद्द नहीं करते, लेकिन मिसाल यूसुफजई साहिबा का जो रेकमेंडी है वो बुशरा बीबी साहिबा के अलावा तो कोई भी नहीं है ना जी। जब वो यहाँ से जमानत पर रिहा हुई थी, अगर आपको जो बीच का एक टाइम याद होगा, तो मैं अब आपको बिल्कुल ये कंफर्म कर सकता हूँ कि वो जमानत मैनेज हुई थी और उसके गारंटर अली अमीन गंडापुर साहब थे जी। वो जब निकली तो फिर उस वक्त उनकी मिसाल यूसुफजई साहिबा से भी जारी बात है रोज मुलाकात, फिर मिसाल यूसुफजई साहिबा उन्हें बहुत से मामलों के हवाले से ब्रीफ भी करती रही। गंडापुर साहब को ना मिसाल यूसुफजई साहिबा पसंद थी और उनकी बुशरा बीबी साहिबा से भी ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, और फिर जब 24-26 नवंबर वाला मामला हुआ फिर तो और खराब हो गए।
अच्छा, अभी हमारे साथ कल ये थे हमदुल्ला साहब थे, JUI के जो लीडर हैं, उन्होंने इंकशाफ किया है कि इस वक्त KPK में, ये खैबर पख्तूनख्वा में रेट जो लग रहा है ना फ़ी वोट का, MPA का 4 वोट होते हैं, वो 22 करोड़ रुपया है। एक तरफ हम देखें यहाँ पे अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, जैसे आप भी बता रहे हैं कि, और हमें भी पता है कि वो, इनको मिसाइल यूसुफजई साहिबा में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है उनके पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में। क्या वो पूरा जोर लगाएंगे जब वहाँ पे सीक्रेट बैलेटिंग है और असेंबली के बारे में ऑलरेडी माजी में भी देखा वोट बिकते रहे हैं, अभी भी वहाँ पे ब्रीफ केस लेके बड़े बड़े सेठ और बड़े बड़े सौदागर वहाँ फिर रहे हैं, घूम रहे हैं पेशावर में, वहाँ किस्सा खानी बाज़ार से लेके तो तमाम हयाताबाद और गवर्नर हाउस या बाद में ये प्राइम मिनिस्टर, सारी चीफ मिनिस्टर ये हाउस तक। आपको क्या लगता है कि वो जब पैसों का दौर चल रहा है, मिसाल यूसुफजई साहब अपनी सीट निकाल सकेंगी, स्पेशली जब वहाँ का चीफ मिनिस्टर जो है वो पसंद नहीं करता उनको? देखिए, ये इस बारे में हम क्या कह सकते हैं कि पैसा बड़ी ताकतवर चीज होता है कासिम साहब, और आपने दुरुस्त निशानदेही की कि इस वक्त तो वहां पर जैसे मैं और आप जब तनख्वाह मिलती है तो शायद कोई नया सूट खरीदने का सोचते हैं कि जी इस तरह वहां पर तो जिस तरह कोई हम कपड़े खरीदने का सोच सकते हैं, वहां पर वोट खरीदने के लिए करोड़ों रुपए दस्तयाब है, और जो रेट चल रहा है वो भी बहुत ही तेज है, और शायद जब 21 जुलाई करीब आएगी तो रेट और ऊपर चला जाएगा। तो बदकिस्मती है, लेकिन अगर खान साहब का जो पैगाम है जो उन्होंने मोहम्मद अली सैफ साहब को दिया है, अगर वो एग्जीक्यूट हो जाता है तो फिर तो मिसाल यूसुफजई सेनेटर बन जाएंगी। देखिए, उस पैगाम के अंदर जो बातें खान साहब ने मोहम्मद अली सैफ साहब से की हैं, उसके अंदर ये भी होता है ना कि जो जो लवाजमात इसके अंदर दरकार है वो फिर जो उनके रिकमेंडीज हैं उनको मुहैया किए जाए। मतलब कहीं से पैसे अरेंज करवाए जाए, अगर कोई MPs को देने भी पड़े, अगर मतलब कोई देने भी पड़े तो आउटसोर्स किया जाए, कोई कलेक्शन किया जाए, कोई चंदा किया जाए। बात ये है क्लासर साहब, किसी की क्या औकात है, ये सारे इमरान खान का खा रहे हैं ना, हुकूमत तो इमरान खान की है खैबर पख्तूनख्वा में। अब इशू ये है कि मैं आपको इतना कह सकता हूं कि जो गुफ्तगू जेल में भी इमरान खान साहब की होती है किसी से भी, चाहे वो गंडापुर साहब से हो, हुकला से हो और लोगों से हो, ना सिर्फ वो रिकॉर्ड होती है, उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी होती है और उसका ट्रांसक्रिप्ट भी होता है कि किसने क्या गुफ्तगू की। सो खान साहब ने जो भी पैगामात दिए हैं वो कहीं ना कहीं तो गए होंगे ना जी। और ज़हन में रखिएगा कि मोहम्मद अली सैफ साहब के पास कोई जादुई छड़ी तो नहीं है ना कि बाकी सारे, पंजाबी में वो एक लफ्ज इस्तेमाल करूंगा कि वो कहते हैं ना यबते रहना, वो बेचारे 2-2 किलोमीटर खजल हो रहे होते हैं, फिर आगे नहीं कोई जाने दे रहा, और मोहम्मद अली सैफ साहब की गाड़ी जू जू करती आती है और उनकी मुलाकात हो जाती है, तो जनाबे वाला कोई तो मुलाकात उनकी करवाता है। अच्छा, ये बताएं कि इस वक्त मुनीब जो सबसे मुश्किल सूरत हाल में कोई बंदा मुझे इस वक्त लग रहा है वो अली अमीन गंडापुर साहब लग रहे हैं सर, कि अगर वो इन 6-7 लोगों को जिनके नाम है इनके लिए पूरी कोशिश नहीं करते और इनको नहीं जितवाते तो समझा जाएगा इनका होल्ड ही नहीं है अपनी असम्बली पे, और उन्होंने जो इनके मेंबर्स हैं उन्होंने अपनी मर्जी से वोट लिए हैं या जैसे भी जो भी कंसिडरेशन पे दी वो वहाँ पे फंसते हैं कि उन्होंने वहाँ पे भी इनको करवाना है। अगर करवाते हैं तो उनमें से 2-3 ऐसे लोग हैं जिनको वो नहीं पसंद करते कि इनको सेनेटर बनना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि गंडापुर साहब वो कहते हैं आगे खाइए पीछे समंदर वाला हिसाब है कि बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी, कि उन लोगों को भी उन्होंने सेनेटर बनवाना है जो आप बता रहे हैं इमरान खान साहब की हिदायत हैं कि इनको कराना है, तो मतलब ये क्या करेंगे? गंडापुर साहब के पास क्या ऑप्शंस हैं? पूरा जोर लगाएंगे जो इसकी रिक्वायरमेंट है पूरी करवाएंगे सारी अपने MPs की, या वो कहेंगे भाई साहब आपकी पार्टी है, आपके चुने हुए फरिश्ते थे जो आपने मुझे जमा करके दिए थे, आप तो कहते थे नेक लोग हैं और जनाब ये पैसे भी नहीं लेते, ये जनाब गलत काम भी नहीं करते, तो अब उन्होंने वोट नहीं डाले तो मेरा क्या कसूर है? एक बात है क्लासर साहब कि आपका सवाल बहुत है, मैं अगर गंडापुर साहब ने इमरान खान साहब का हुक्म बजा ना लाया तो गंडापुर साहब विल बी इन डीप विल बी इन अ थिक सूप। वो इसलिए बिकॉज ये वो चीज है जो बड़ी कट थ्रोट है, ब्लेटेंट है। ऐसे तो नहीं गंडापुर साहब कोई वैसे तो नहीं बैठे, वो वज़ीर आला है, वहां पर क्या होगा असेंबली में कौन कौन किस तरह, अगर गंडापुर साहब अपनी हुकूमत को तगड़ा रखने के लिए MNA MPAs को हर तरह की फैसिलिटी दे रहे हैं
अपने साथ रखने के लिए कि भाई हिलना जुलना नहीं है, और उनको बहुत बहुत तरीके से फैसिलिटेट कर रहे हैं। अब आप समझें, तो क्या सेनेट के अंदर उनके उम्मीदवारों को ही वोट पड़े जो जो इमरान खान का उम्मीदवार है, उसके लिए अगर वो इधर उधर कोई चीज करेंगे या उसमें कोई लफ्जिश करेंगे तो आपका ख्याल है इमरान खान साहब की तरफ से माफी होगी? लेकिन मैं आपकी बात काट दूं सर, आप ठीक कह रहे हैं, सॉरी मैं एक रेफरेंस देना चाहता हूं, तो गंडापुर साहब काल को खान साहब को भी कह सकते हैं, अगर मिसाल यूसुफजई साहिबा नहीं बन सकती या कोई और कहीं पे कुछ स्लिप हो जाता है, कोई और पैसा वगैरह जैसे आप कहते हैं कंसिडरेशन, खान साहब उनको माफ नहीं करेंगे, लेकिन गंडापुर साहब भी तो कह सकते हैं कि भाईजान आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, हफीज शेख साहब आपके भी फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो तो वो दौलत के मतलब खजाने के ऊपर बैठे हुए थे जनाब, तो वो यूसुफ रज़ा गिलानी सिलेक्शन हार गए थे, तो आपने प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आपने कौन सा रिजाइन कर दिया था, ये अकाउंटेबिलिटी कर दी थी कि मुझसे आप अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं कि 2-4 मेरे सेनेटर जो है ना वो नहीं बन सके? वो तो खान साहब के दौर में भी हुआ है सर, वो भी इलेक्शन नहीं जितवा सके थे उनको, शेख साहब को। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है आपकी, और ऐसा ही है, और हालात ऐसे ही हैं कि ना एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त मुकम्मल तौर पे खान साहब के साथ थी, हालांकि बड़ी कोशिश की गई थी, वो बस साथ इस तरह के वो मैनेज नहीं हो पाया था। लेकिन यहाँ जो मामला है ये वाला, ये भी ऐसा ही है कि एस्टेब्लिशमेंट गंडापुर साहब की हद तक तो शायद उन्हें बर्दाश्त कर रही है, लेकिन खान साहब के रिकमेंडीज ही सेनेटर बन जाएं, ये उनको जाहिर बात है प्रॉब्लम होगा। तो गंडापुर साहब इस वक्त वो कहते हैं ना, इज कॉट बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। एक तरफ खान साहब है, दूसरी तरफ उनको पता है कि जब एस्टेब्लिशमेंट कोई दबाव डालेगी या कोई मामलात होंगे। देखिए अब इसमें हम क्या कह सकते हैं क्लासरा साहब, बहुत सारे लोग ना वो इस वक्त कारोबारी हजरात जो होते हैं, जो ये वोट की खरीदो फरोख्त करते हैं, मैं और आप तो नहीं ना, हम तो एक किसी को चाय पिला सकते हैं या चले रोटी खिला सकते हैं। इतनी खरीदो फरोख्त वहाँ केपीके में क्यों होती है? ये तो बड़ा इमरान खान साहब रियासत मदीना का आगाज तो वहीं से किया था उन्होंने, वो तो कहते थे टॉप पे बंदा ईमानदार और मैं ईमानदार हूँ तो मैं टिकट दे रहा हूँ, मेरे कहने पे दे, तमाम नेक लोग हैं ये सारे। फिर हमने देखा कि पिछली दफा वहाँ से 20 इनके एमपीज थे, उनकी तो वीडियोज आई थी, नोट पड़े थे, कैश पड़े थे, अब फिर वही कारोबार शुरू हो गया। तो ये वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में क्यों करोड़ों रुपए लेकर वोट दिए जाते हैं? बड़ा ये सूबा खान साहब का 13 साल से वहां पे मौजूद है, ये तो आइडियल होना चाहिए। हमने मतलब पंजाब सिंध के बारे में वो तनकीद होती है जी, पीपल्स पार्टी करप्ट है, नवाज लीग करप्ट है, लेकिन यहाँ पे करप्शन की स्टोरीज इधर से आ रही हैं सर, वो भी हैं, हम उन पे भी बात करते रहते हैं। और सर जिनके ऊपर ये कह रहे हैं वो तमाम लोग तो फाइनेंसर हैं सर, जो वहां पर माफिया है। आपने, मैं तो कमजोर आदमी हूँ, लेकिन आपने सुन रखा होगा टिम्बर माफिया है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, एक आपका ये जो ड्रग माफिया है, टोबैको माफिया, मतलब बहुत से माफियाज है ना। तो आपको क्या लगता है ये हुकूमती सरपरस्ती के बगैर काम हो सकता है वहां पर? ये जो माइनिंग्स के ठेके होते हैं, ये जो सारा कुछ होता है, ये हुकूमती सरपरस्तियों के बगैर हो सकता है क्लासा साहब? सर ये जारी बात है, ये पॉलिटिकल कंट्रीब्यूटर्स होते हैं। जब वक्त आता है तो फिर इनको बोला जाता है कि खजाने खोलें, फिर जब ये खजाने खोलते हैं तो उन्होंने वापस भरने भी तो होते हैं, अपने 100 काम भी तो निकलवाने होते हैं। अगर किसी ने एक जगह पर, मैं एक बात कहता हूँ, 20 करोड़ रुपया खर्च किया है, तो वो उस चीज पे करता है कि भाई फिर मैंने 30 कमाना है, मैंने 20 वो जो मैंने लगाया वो वापस लाना है और 10 और कमाना है। सो ये तो एक और नाम हम देख रहे हैं, वो है मुराद सईद का, उनका नाम भी लिस्ट में डाला गया। पिछली दफा MNAs के तौर पर भी मेरा ख्याल है उन्होंने कोशिश की थी कि उनकी एंट्री दोबारा है, क्योंकि सबसे ज्यादा वो खतरे में, सबसे ज्यादा उन्हीं पे दबाव भी रहा है एस्टेब्लिशमेंट का, बाकियों का भी, उनकी जान को भी खतरे रहे हैं जो सामने चीज़ें आती रही हैं। अब उनको दोबारा उनको सेनेट के लिए टिकट दिया गया कि उनको एंटर किया जाए पॉलिटिक्स में, नेशनल लेवल पे लाया जाए। आपको क्या लगता है कि वहाँ पर मुराद सईद जो हैं उनको एक तो इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा, दूसरा अगर वो लड़ते हैं तो कामयाब हो सकेंगे वहाँ से? देखिए मेरे ख्याल में तो एडी चोटी से जोर लगाया जाएगा कि मुराद सईद साहब कामयाब ना हो। अच्छा, मुझे ये लगता है कि देखिए वो इस वक्त उनका जो मौकफ रहा है, तो वो पिछले 3 साल से रूपोश है, 2.5-3 साल से, ठीक है जी। और जो सवाल है वो भी सबसे बड़ा यही किया जाता है कि मुराद सईद साहब कहाँ हैं, कहाँ रूपोश हो गए, कहाँ मौजूद हैं, कहाँ से ऑपरेट करते हैं। ठीक है वो इस वक्त एब्सकॉन्ड कर रहे हैं, और एब्सकॉन्ड एक जमाने में इसहाक डार साहब भी, उन पर भी के लिए भी मुश्किलात थी, वो भी एब्सकॉन्ड कर रहे थे और उनको सेनेटर का टिकट मिला था और वो सेनेटर बन भी गए थे, लेकिन ओथ नहीं हो पाया था, अगर आपको याद हो। जी बिल्कुल। तो वो तो टेक्निकली तो वो पॉसिबल है,
लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे लगता है कि ये बड़े वेहेमेंटली कोशिश किया जाएगा कि शायद कुछ लोगों के लिए गुंजाइश निकल सकती है, लेकिन मुराद सईद साहब के लिए गुंजाइश नहीं निकल सकती। और अगर वो सेनेटर बन जाते हैं तो फिर यकीनी तौर पर बहुत बड़ा धचका होगा। धचका और क्या, उससे क्या फर्क पड़ जाना है, लेकिन इमरान खान के लिए, उनकी जमात के लिए एक उसकी अहमियत होगी। लेकिन शायद जो एस्टैब्लिशमेंट है उसके लिए एक किस्म का सेटबैक होगा। प्रोग्राम तो चाहते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद फिर आते हैं और मजीद इस इशू को डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। मुनीब, ये बताइएगा कि 26 नवंबर के बाद हमने देखा है कि पीटीआई ने जब भी प्रोटेस्ट की, छोटे मोटे प्रोटेस्ट की कॉल दी है, वर्कर नहीं निकला। अभी भी सिचुएशन सबके सामने है। अगर तो तहरीक की डेट आ जाती है तो क्या वर्कर दोबारा से ट्रस्ट करके बाहर निकलेगा? ये एहतजाज कामयाब हो पाएगा? देखिए, एहतजाज की कामयाबी के लिए कोई कैटलिस्ट चाहिए होता है, कोई चिंगारी, कोई मुद्दा चाहिए होता है। अभी रिसेंटली उन्होंने, उनकी हमशीरा ने, इमरान खान साहब की हमशीरा ने आर्मी चीफ पर दोबारा इल्जाम लगाए हैं। वर्कर को क्या कहकर इस्लामाबाद लाना है या उसको निकालना है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है अपनी जगह। अब देखना ये है कि ये किस हद तक पॉसिबल होगा और किस हद तक वो इसको कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल वर्कर का बाहर निकलना, आखिरी दफा भी पंजाब से लोग नहीं निकले थे। अब देखना यह है कि 5 अगस्त को अगर वो नुक्ता अरूज पर ले जाना चाहते हैं तो क्या ये मुमकिन होगा। फिलहाल तो एक बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल तो हम ये नहीं कह सकते कि शायद इतनी आसानी से हो पाएगा। अच्छा मुनीब, अब हम देख रहे हैं कि वहाँ पे जुल्फी बुखारी साहब दोबारा यूएसए गए हैं। वहाँ पे यूएस कांग्रेस के कुछ लोगों से हेयरिंग में, मुलाकातों में उन्होंने फिर दोबारा पाकिस्तान के हवाले से और आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल के हवाले से गुफ्तगू की है। इसको आप कैसे देखते हैं कि वो पीटीआई जो है, उनका यूएसए चैप्टर जो है या वहाँ पे लंदन से अभी तक वो आसिम मुनीर साहब के हवाले से एक दबाव उन्होंने कायम रखा हुआ है? इससे कोई फ़र्क पड़ेगा यहाँ पे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में? इमरान खान साहब को कोई रिलीफ मिलने के चांसेस हैं? अभी तक तो क्लासेस साहब ऐसा कुछ मुमकिन नहीं हुआ, क्योंकि देखिए फ्रैंकली स्पीकिंग दबाव अपनी जगह अभी भी कहा जा रहा है, उनके साहबजादे जा रहे हैं, वो लोगों से मिलेंगे, इंटरव्यूज देंगे। लेकिन जो मैटर करता है अमेरिका की तरफ से, वो तो द मोस्ट पावरफुल मैन इन द मोस्ट पावरफुल मैन इन द फ्री वर्ल्ड, वो तो है अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। और वो इस वक्त बहुत इम्प्रेस्ड हैं पाकिस्तान के फील्ड मार्शल से। तो फिलहाल तो कोई मुझे दबाव आता हुआ नजर नहीं आ रहा। बट जिस दिन भी ऐसा कुछ हुआ, मुझे नहीं लगता कि वो छुप सकेगा। लेकिन मुझे ऐसा कोई दबाव आता हुआ नजर नहीं आ रहा। मैंने लास्ट ईयर भी ये खबर दी थी कि जो इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट थी वो ये कहते थे कि अव्वल तो दबाव ही नहीं आएगा, और अगर आएगा तो पाकिस्तान विल नॉट गिव इन। वो वही हुआ कि ना दबाव आया, बल्कि मामला बिल्कुल ही दूसरी तरफ चले गए। अच्छा, हम देख रहे हैं कि रिहाम खान साहिबा ने भी कल अपनी पार्टी को लॉन्च करने का ऐलान किया है। आपकी क्या रीडिंग है कि रिहाम खान साहिबा अपनी पार्टी पॉपुलर कर सकेंगे, कोई डेंट डाल सकेंगे? ऑफ कोर्स के उनका भी अपना एक प्रोफाइल है, वो भी अब एक नॉन शख्सियत है फॉर मैनी रीजंस। क्या रीडिंग है सर आपकी? सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, मोहतरमा रिहाम खान साहिबा की जो क्लेम टू फेम था माजी में, वो तो था कि वो इमरान खान साहब की एहलिया रही है। बट इट्स बीन लाइक ओवर 7 years जब से वो उनकी तलाक हुई है, और एवर सिंस दैट टाइम, ठीक है, उन्होंने और वजूहात की बिना पर शायद वो हेडलाइंस में नहीं हो, लेकिन कोई इतनी अभी कोई उन्होंने ऐसा काम तो नहीं किया जिससे हम कह सकते हैं कि उनका कोई बहुत बड़ा या बुलंद स्टैचर है। तो हमारे जो रिसेंट एग्जाम्पल्स हैं कि जो अब्दुल हलीम खान साहब की जमात, वो क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट को की सरबराही, उन्हें सरपरस्ती हासिल थी, तो वो एक सियासी मिक्स के अंदर आ गए और उनको सीट्स भी मिल गई। अब्दुल हलीम खान साहब को वजारत भी मिल गई। लेकिन जो खालिद खान अब्बासी साहब की पार्टी है, वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, उसका इट स्टैंड्स नोवेयर, कोई उसका फिलहाल तो कुछ भी नहीं। तो रिहाम खान साहिबा तो इन दैट वे ना पार्लिमानी एक्सपीरियंस है उनके पास, ना कोई और ऐसा मामला है। तो मुझे तो अभी कोई इतने प्रॉस्पेक्ट्स उनके नजर नहीं आते। तो आपको लास्टली क्या आखिर ये चीज़ें रिहाम खान साहिबा ने भी सोची होंगी कि मैं जाऊंगी, मुझे क्या वहाँ पे कोई रिसेप्शन मिलेगी, क्या रिस्पांस मिलेगा पब्लिक से, मीडिया से? लेकिन हमने देखा है कि वो इमरान खान साहब के साथ, जैसे आपने कहा, स्पाउस रही हैं, मीडिया में बड़ी वो एक एंकर रही हैं, वो चीज़ें समझती हैं, वोकल हैं, पॉलिटिक्स में बहुत सारी दिलचस्पी भी है उनको। तो ये सारी चीज़ें वो टाइम लगा के 2-4 साल 5 सालों में कोई समझते नहीं है कि अपना वो बना सकती हैं बेस?
सर हमारे मुल्क में सियासी जमातों के बेस तो चले क्या होने हैं, उनको बेस से ज्यादा पेडेस्टल की जरूरत होती है। अच्छा जी हाँ, वो पेडेस्टल आपको पता है वो खुसूसी तौर पर मुहैया किया जाता है, तो और अगर तो वो किसी पेडेस्टल मुहैया किया गया कहीं से तो फिर जाहिर बात है वो उसको उस जमात को एक थोड़ा बूस्ट मिल जाएगा और वो किसी सियासी मिक्स के अंदर आ सकती है वो जमात। तो पीटीआई और रिहाम खान साहबा के दरमियान साहब ज़ाहिर एक बैड पास्ट भी रहा है आफ्टर डिवोर्स। अभी आपको लगता है कि इससे पीटीआई थोड़ी सी वो होगी, दबाव में रहेगी कि रिहाम खान साहबा वो टीवी पे भी हैं, ट्विटर पे भी हैं, सोशल मीडिया पे हैं, वो खुलकर बात भी करती हैं, उन पे अटैक्स भी होते रहे हैं, वो भी अटैक करने की पोजीशन में। इमरान खान साहब जो हैं उन पे भी एक साइकोलॉजिकल आप समझते हैं दबाव रहेगा कि उनके फॉर्मर स्पाउस जो हैं वो अब उन्होंने कल अटैक भी किए हैं, कोई मेरा ख्याल है कि 2-4 उन्होंने कोई डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के हवाले से, तो उस पर कोई इन पे दबाव होगा पीटीआई पे उनकी प्रेजेंस से पॉलिटिक्स में? आई स्टिल बिलीव कि ये जो जिस तरह के अटैक वो कर सकती हैं, जारी बात है शी बीइंग द फॉर्मर वाइफ ऑफ इमरान खान, उनके पास और भी बहुत सी इंफॉर्मेशन चीजों के बारे में होगी, उनके कुछ जो इमरान खान साहब का तर्ज अमल रहा है, लेकिन आई डोंट थिंक कि उनकी बुक पब्लिश होने के बाद देयर इज एनीथिंग लेफ्ट टू बी सेड और डन। बाकी तो इमरान खान साहब की जिंदगी पब्लिक आय में है और जो उनका सपोर्टर है वो जो सपोर्टर है, द सपोर्टर इज बियॉन्ड ऑल दीज थिंग्स। उनके नजदीक तो इमरान खान साहब ऑलमोस्ट इनफैलेबल है और अगर वो गलतियां करते भी हैं तो वो उसकी भी तौजीहात निकाल लेते हैं कि यार खान साहब की पॉपुलैरिटी की वजूहत इस कौम में यही है जो आप बता रहे हैं ना, जिनको बाकी लोग खामे समझते हैं, कौम उनको वो ग्लैमराइज करके उन चीज़ों से वो जैसे आपने कहा बियॉन्ड है, वो इन चीज़ों को कोई वो नहीं समझते कि गलत है या वो तो इन चीज़ों को रोमांटिसाइज करते रहे हैं इन तमाम इश्यूज़ को। बट थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, थैंक यू। प्रोग्राम में वक्त हुआ जाता है एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आते हैं और मज़ीद डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। क्लासरा साहब, चीनी की कीमत जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रही, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी ये जो इशू है ये पहुंच गया है, लेकिन उसके साथ ही नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद जो हैं वो बड़ी तनकीद कर रहे हैं शहबाज हुकूमत को इस इशू को लेकर, तो ये क्या मामला है? ये फवाद जो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी है नवाज शरीफ साहब के, जो लास्ट उनकी हुकूमत थी और पिछली हुकूमत और निगरान हुकूमत में वो निजकारी के वज़ीर भी रहे हैं, तो उनकी एक तनकीद सामने आई है और ये फैसले जो है इम्पोर्ट के ये शहबाज शरीफ साहब ने किए हैं। अब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं, अब इसको एक और तनाज़र में देखना है और उन्होंने बड़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें की हैं फवाद ने, क्योंकि आम आदमी भी नहीं है जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं, शरीफ फैमिली के बड़े करीब ब्यूरोक्रेट समझे रहे हैं, वो ये समझते हैं कि इनकी वजह से मैं जेल में भी रहा हूँ, ये उनके भी करीब थे शहबाज शरीफ साहब के, लेकिन बाद में हमने देखा कि इनकी ज़्यादा कुर्बत इस तरह शहबाज शरीफ साहब से नहीं है। शायद उसकी एक वजह भी है कि यहाँ पे आहत चीमा साहब हैं, आहत चीमा साहब को उन्होंने वहाँ से सेनेटर भी बनवाया और उन्होंने साथ में उनको वज़ीर भी बना दिया। सो बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स मैं जानता हूँ जो इनके फार्मर हैं या सर्विंग भी हैं, वो इस बात को पसंद नहीं करते कि जो उनका जूनियर था, बहुत ज़्यादा जूनियर, आज वो मिनिस्टर ला के बैठा हुआ है और वो फैसले करता है ब्यूरोक्रेसी के ट्रांसफ़र पोस्टिंग, सो इज़ वेरी क्लोज, सो और वो शहबाज शरीफ साहब के ज़्यादा करीब हैं। सो एक दो लोग ऐसे जो माजी में शहबाज शरीफ साहब के करीब थे, नवाज शरीफ साहब के थे, वो हर्ट भी फील करते हैं इन तमाम चीज़ों पर, लेकिन बहुत कम में इतनी ज़रूरत होती है कि वो सामने खुल कर आके बात करें या ट्वीट करें। अब यही देख लें, फवाद साहब ने बात की है, ये बड़ी अहम है। वो ये कहते हैं जनाब कि ये ज़रा समझाया जाए कि $300 मिलियन की जो चीनी है आप वहाँ से बाहर से मंगवा रहे थे और ये चीनी के अभी आप आर्डर देंगे तो ये आएगी नवंबर के करीब जहाज़ या वेसल्स आएंगे, उसी वक्त गन्ने की आपकी वो शुरू हो रही होती है, हार्वेस्टिंग यहाँ भी शुरू हो रही होती है आगे। सो जब चीनी बाहर से आएगी, $300 मिलियन आपके डॉलर की मंगवाएंगे तो लोकली तौर पर तो गन्ने की प्राइस जो है वो मज़ीद कम होगी, क्योंकि उसकी खपत जो है वो कम हो चुकी होगी। ये वही वाला काम होगा जो इन्होंने निगरान हुकूमत के दौर में गंदम के वक्त हुआ था, जब इन्होंने बिलियंस ऑफ रुपीज़ की गंदम बाहर से मंगवा ली थी जो अप्रैल मई तक आती रही थी लास्ट ईयर तक, और जिसकी वजह से किसान जो है ना तबाह हुए और उनको वो प्राइस जो है वो नहीं मिली थी। सेम इसी तरह का प्लान अब बनाया गया है कि आप वहाँ से बाहर से वो चीनी मंगवाएं, जिस पे ये दबाव तो आया है, लेकिन वो दबाव IMF की वजह से है, जिसकी वजह से फैसला वो उन्होंने रिवर्स किया, जिसका आप भी कह रहे हैं कि वहाँ पर आज उनको फाइनेंस कमेटी की मीटिंग थी, उसकी नेशनल असम्बली की, वहाँ पे ये रोला पड़ा है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग थी, हमारे ये रिपोर्टर वो इमरान मकराना गए हुए थे, वो बड़ी डिटेल से लेकर आए हैं कि ये कैसे आप वहाँ पर ड्यूटी फ्री, अब टैक्स फ्री जो है ना आप वहाँ से इम्पोर्ट करवा रहे थे, चीनी जो करा रहे थे। और आपने जो बड़ा सवाल है जो फवाद भी उठा रहे हैं कि एक्सपोर्ट कैसे हो गए थे जहाँ से,
चीनी तो मौजूद थी आपके पास। मतलब ये एक साइकिल बन गया है कि पहले चीनी को एक्सपोर्ट कर देते हैं जी, सरप्लस है जी हमारे पास बहुत पड़ी है, फारग पड़ी है गोदामों में, जो ही वो जाती है वो एक्सपोर्ट होना शुरू होती है, साथ ही प्राइसेस बढ़ जाती हैं आपकी, लोकल मार्केट में एक्सपोर्ट हो रही है और कीमत को आप 200 रुपए तक ले जाते हैं। अब 200 रुपए की बजाय आपने तय कर, इन्होंने जो ही कहा जी चीनी इंपोर्ट हो रही है, उन्होंने जल्दी से माल कराने का जी 165 कर लेते हैं, आपने 165 रुपए पे रेट उनके साथ तय कर लिया है। एक और चीज़ जो फवाद नफाद ये कह रहे हैं, वो कहते हैं जनाब कि वैसे वो बाकी तो चीज उन्होंने कहा जो एक्सपोर्ट जिन्होंने अलाउ की थी, जरा उनसे तो पूछा जाए कि एक्सपोर्ट करके लोकली तौर पर मार्केट में आपने चीनी जो है ना उसकी शॉर्टेज कर दी है, तो जरा उनसे भी पूछें जिन लोगों ने एक्सपोर्ट की थी, एक्सपोर्ट की इजाज़त दी थी। प्लस उन्होंने एफबीआर को कहा कि एफबीआर जो है पिछले 5 सालों के जो प्रॉफिट है शुगर मिलों के, ज़रा इन पे फोकस करे कि शुगर मिलों ने कितना पैसा बनाया है, और इन पे अगर 35% वो टैक्स लगा दे एफबीआर, तो कहते हैं बहुत बड़ी रकम जो है ना इकट्ठी हो सकती है। अब सवाल ये शुगर मिलें किसकी हैं? फवाद नफाद साहब को पता है शुगर मिलें किसकी हैं, ये तो शरीफ फैमिली की हैं, इनके वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, इनके बच्चों की हैं। आसिफ अली जरदारी साहब हैं तो उनके अपने जो फ्रंट मैन हैं उनकी शुगर मिले हैं। सो वो ये कहना चाह रहे हैं फवाद नफाद साहब कि ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का खेल खेला जाता है इसमें रूलिंग एलीट ही शामिल है इस वक्त, क्योंकि ये नवाज शरीफ साहब की फैमिली के मिल नहीं है, कुछ शेयर थे मरियम के पहले, मेरा ख्याल पहले की बात है हुई थी। सो इस वक्त उनको सेफ है कि इसमें शरीफ फैमिली को कम से कम नवाज शरीफ साइड हाल्ट नहीं हो रही। या शहबाज शरीफ साहब के बच्चों को तो पता है कि इनके मिलें भी हैं और इनके वो भी हैं, ये बिजली घर भी हैं इनके यहाँ पर, सो वो तो मान भी चुके हैं सारी चीज़ों को। सो टारगेट जो है वो चाहे 1 मिल है चाहे 10 मिलें हैं, वो शहबाज शरीफ साहब भी टारगेट हो रहे हैं कि आपके दौर में एक्सपोर्ट भी हो रही है, इंपोर्ट भी हो रही है, एक्सपोर्ट भी हो रही है, इंपोर्ट भी हो रही है, और पैसे भी बढ़े हैं, कीमतें भी बढ़ी हैं, और आप क्रेडिट भी ले रहे हैं। सो फवाद का कहना ये बड़ा इट मेक्स ए ह्यूज चार्जशीट, ये तो बेसिकली चार्जशीट है। और मेरी बात हुई थी फवाद नफाद साहब से, तो मैं कि जी आप हमारे प्रोग्राम में आए, ज़रा ये गुफ्तगू करें। तो एक दो दफ़ा पहले भी उनसे हुई थी, वो PA के मामलात पे वो आना चाह रहे थे प्रोग्राम में, क्योंकि उन पे भी उस वक्त भी अच्छी खासी क्रिटिसिज्म हुई थी। जो पहला प्लान बनाया था जिस पे सिर्फ 10 अरब रुपये कीमत वो मिली थी PA की, जिसमें 2 अरब रुपये जो है वो ले गया था फाइनेंशियल एडवाइज़र ले गया था, 8 अरब मतलब 10 अरब रुपये के कीमत लगी थी, 2 अरब रुपया उन्होंने उसको दिया था जो फाइनेंशियल एडवाइज़र था। तो उस वक्त भी तय हुआ था कि वो आएंगे प्रोग्राम में जवाब देंगे, खैर सामा वो चीज़ें नहीं हो सकी। अभी वो फिर जो नई PA जो है उसकी जो प्राइवेटाइजेशन हो रही है, फिर 2 अरब रुपया दिया गया है शायद, जिसने प्लान बना के दिया है। मैंने इस पर पूछा उनसे चीनी वाले मसले पे फवाद नफाद साहब से, मैं के शो में आए, उन्होंने कहा भाई मैं इस वक्त मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, जहाज़ में हूँ, तो मैं वापस आ जाऊँ अगस्त में स्टार्ट में, तो मैं दोबारा आपके पास आऊँगा और बातचीत करूँगा। बहरहाल वो जब भी शो में आएंगे हम उनसे बात करेंगे। फ़िलहाल जो है उनके जो ये ट्वीट्स जो है ना, ये मेरा ख्याल है ये इसाक डार साहब के लिए, शहबाज शरीफ साहब के लिए, फाइनेंस मिनिस्टर और औरंगजेब साहब के लिए और इनकी टीम के लिए अच्छा साइन नहीं है। दे वुड बी मतलब वो डिस्टर्ब होंगे इस वक्त इन ये ट्वीट से जो उन्होंने किए हैं। सर और भी टॉपिक्स हैं, वक्त की कमी है, मज़ीद जो है टॉपिक्स कल प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आज प्रोग्राम से इतना ही, अल्लाह हाफिज़।